हेलो वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की कहानी मेरे जुबानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिलके। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और पॉजिटिविटी माइंडसेट के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन स्ट्रैटेजी इस समय बिल्ड करना बहुत जरूरी है आपके लिए। टाइम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बचा है। जेईई मेन ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुका है, जस्ट विद इन वीक आपके पास आके बैठ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि बात करें नीट एंट्रेंस के, तो ऑलरेडी आपके पास बस ये मान के चलो 1 महीना है, बस ऐसे मान के चलो। वैसे तो 1.5 मंथ आप मान के चल सकते हो, बट 1 महीना आपके पास, ये आप मान के चले, ठीक है, राइट। तो यार बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अब आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहना है। और जो कमियां आती हैं, जहां पे आपके डाउट क्रिएट होते हैं, जैसे मॉक टेस्ट आप दे रहे होगे, उनको सॉर्ट आउट करना है। इस समय ये इस चीज पे ध्यान देना है, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। कोई नया टॉपिक पढ़ने पे ध्यान, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और आपने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी है उनको परफेक्टली पढ़ो। वहां से अगर क्वेश्चन आ गए ना बॉस, वो आपसे होना चाहिए। ये मेन स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। ये मेन स्ट्रैटेजी होती है। अगर जो चैप्टर आप पढ़ के जा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के चैप्टर को सबसे ज्यादा बार पढ़ के जाना है, सबसे ज्यादा बार, जो मैंने आपको बता भी दिए हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बता भी दिए हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉप 12 से टॉप 15 टॉपिक भी मान सकते हो, चैप्टर भी मान सकते हो, उन पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। क्योंकि यार ये बहुत तगड़ी एनालिसिस करके इन सबको निकाला है। जेईई मेन में अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, उसमें भी बिल्कुल डिक्टो ही आए थे सारे। और आपके जो एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी 22 के 21 के, उसमें भी सारे डिपेंडेंटली उन्हीं चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूं आप समझते हो इस बात को, और इसको समझ के आप अपना एग्जीक्यूशन करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को वही प्रारूप देंगे, बिल्कुल वैसे ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक कंसेप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेसिक से कंसेप्ट है, जिन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के सीख लिए हैं, ठीक है। और ये आप मान के चलो 100% एलसीआर सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, आएगा बॉस, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से यूज कर ले। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे, टॉप 10 न्यूमेरिकल भी करा दिए, कंसेप्ट में भी क्वेश्चन करा दिए, बहुत सारे करा दिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं, कितनी अवेयरनेस के साथ जाते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? अब मैं आपको डांट भी सकता हूं बॉस डरोगे नहीं है? ओके, तो समझिए ना बात को, ठीक है। तो चलो देखो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंसेप्ट है। जैसे एसी पावर की हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसमें एसी का क्या कंसेप्ट होता है, मतलब पावर का क्या कंसेप्ट होता है। फिर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वोल्टलेस करंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर, ये 4 चीज मैं डिस्कस करूंगा। और आपको क्या लग रहा है, जहां से क्वेश्चन आएगा नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो यार, है ना। पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल लगभग पूछा ही जाता रहा है, ठीक है। तो एसी पावर है कि नहीं, क्वालिटी फैक्टर पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, राइट। और वोल्टलेस करंट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर से तो फिर पूरे चांस होते हैं ना। फॉर्मूले की याद रखना, ट्रांसफॉर्मर को ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना। 2-4 फॉर्मूले बताऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, उसको भी अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे और जितने क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके उनको पढ़ के जाएंगे, तो 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे। क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस आप कर लोगे जाके, पूरे मतलब इंजीनियरिंग बन जाओगे टॉपिक पढ़ के, ठीक है। बट स्मार्टली पढ़ के जाना है, ठीक है। कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर रहना चाहिए और फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, उनको एप्लीकेशन करना आना चाहिए मैथमेटिकली। चलो भाई, बहुत बात हो गई है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एसी पावर, चलो देखो जल्दी से देख लो आप पूरा कंसेप्ट बता दो, बेसिक है क्या, उसके बाद रिजल्ट यूज करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। देखो भाई, एसी पावर है, हमें पता भाई एसी सोर्स का हम यूज कर रहे हैं। तो एसी सोर्स जो होता है हमारे पास, ये होता है, और उसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते थे V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर ये कुछ करंट सप्लाई करता था, और करंट जो होती थी वो इसके फेज में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है आप किसको सप्लाई कर रहे हो, रेजिस्टेंस को, इंडक्टर कॉइल को, या फिर कैपेसिटर को, किसको कर रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशन को। लेकिन जो करंट है वो वेरी डिफरेंट फेज में होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज। तो हम लिख सकते हैं I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ये जो फाइव है, मे बी जीरो, फाइव में भी पॉजिटिव, फाइव में भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। ये मानो फेज डिफरेंस है ना भाई, ये भाई वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है ना, मतलब ये आगे पीछे चलते रहते हैं। तो हमने समझ ही रखा है सब कुछ, है कि नहीं। तो वो बोलता है कि अगर ये वोल्टेज अप्लाई किया, ये करंट है, ये डायरेक्ट करंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो साइनोसॉइडल वैरिंग करंट है, साइनोसॉइडल आपकी वैरिंग करंट है, और साइनोसॉइडली वैरिंग आपका वोल्टेज है। तो यार सर, मतलब वोल्टेज भी ऐसे चल रहा होगा और आपकी करंट भी कहीं ना कहीं ऐसे चल रही होगी, जरूरी नहीं ऐसे स्टार्ट होगी, ऊपर से नीचे से फेज पे डिपेंड करता है, बट मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से वैरी कर रही है। तो यार याद करो, जब डीसी पावर की हम बात करते थे, डीसी पावर, और वहां पे डायरेक्ट हम एक बैटरी यूज करते थे प्लस माइनस, जिसका वोल्टेज
वेरी नहीं कर रहा होता था और यहाँ से जो करंट सप्लाई होती थी इसी के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर से हम निकाल लेते थे, है कि नहीं। और इसकी जो पावर निकालते थे V इंटू आई, और ये यही फॉर्मूला होता था एज इट इज, क्योंकि ये वोल्टेज कांस्टेंट करता था, उसी तरीके की करंट सप्लाई कर देता था। समझ गए ना बात को। तो ये होती थी। अब यहाँ क्या करेंगे सर, तो इसकी पावर कैसे निकालेंगे, एसी सोर्स, ये तो भाई एसी सोर्स है ना, इसकी करंट और वोल्टेज दोनों चेंज हो रहे हैं सर साइनोसॉइडली टाइम के अकॉर्डिंग। तो अब कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो फिर से हमें निकालना है पावर, ठीक है, हम लिखेंगे वी आई, ठीक है, फिर हम लिखेंगे P इक्वल टू व्हाट इज दैट, V की वैल्यू लिख दो V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये तुम्हें बस जस्ट स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं, आपने इतना ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है, आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या याद रखना है, तो बता रहा हूं स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू लिख दें, व्हाट इज दिस आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। चलो भाई ये हो गया। तो सर अब क्या करेंगे, देखो भाई सीधी सी बात है, चूंकि टाइम वेरिंग साइनोसॉइडली वेरिंग करंट होती है, वोल्टेजेस होती है, तो यहाँ पे एवरेज पावर की बात करते हैं हमेशा, याद रखियो। तो हमें बेसिकली इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। तो जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे लिखो, या P एवरेज ऐसे लिखो। जब इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इंटीग्रेशन पूरी साइकिल के लिए निकालेंगे, मतलब एक पूरी साइकिल के लिए, ये एक साइकिल है ना, 0 से टाइम t के लिए निकालेंगे, 0 से टाइम t के लिए, और वी आई यही तो है, देखो ये वैल्यू सब इसमें पुट करेंगे, यानी जब एवरेज पावर में निकालूंगा तो v की वैल्यू पुट करूंगा, i की वैल्यू पुट करूंगे, सब कुछ पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पावर की वैल्यू पुट कर देता हूँ ना, ये वाली, ठीक है, इंटू dt, और इंटीग्रेशन टोटल टाइम 0 to t इंटू dt। आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है ये वाला, कि एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है आपने, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ये इससे निकाल सकते हो। एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t, p की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा उसी पे फोकस करना है बस। तो जो आपकी एवरेज पावर होगी वो आएगी निकल के यहां से, दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ 5। ये आपका ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला जो आपको सपनों में आना चाहिए बॉस, ये आपका ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है जो आपके सपनों में आना चाहिए, है ना। देखो छोटा सा प्यारा सा है, ये तो बस मैंने बता दिया कि यहां से निकाला गया है, यहां से निकाला गया है। तो ये जो एवरेज पावर है ना, ये देखो कैसे कैसे वेरी करिए, कैसे आया इसका आंसर, VRMS IRMS इंटू कॉस 5। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, ये तो है एवरेज पावर। आपको पता है अगर मैं केवल इस प्रोडक्ट की बात करूं, VRMS IRMS, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपेरेंट पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं एपेरेंट पावर, या इसी को बोलते हैं, चूंकि ये आरएमएस वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है, देखो VRMS और IRMS, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल पावर का नाम भी इसको दिया गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल पावर। और ये जो फैक्टर है ना इसके साथ प्रोडक्ट में, ये दिस इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर, और इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं सब कुछ। दिस इज योर पावर फैक्टर, मतलब जो आपकी एवरेज करंट है वो टोटली डिपेंड कर रही है पावर फैक्टर पे। इसको देखो 5 की वैल्यू चेंज करो, एवरेज पावर आपकी चेंज हो जाएगी। 5 की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, 0 पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है, एंगल में π/2 π/3 व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, 0 भी हो सकती है। तो देखो एवरेज पावर यहां से निकाली जा सकती है फटाक से। अच्छा सर और किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिख लेंगे। देखो भाई ज्यादा आप क्या करेंगे, ज्यादा आप ये करेंगे कि VRMS की वैल्यू पुट कर देंगे, IRMS की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज के टर्म्स में निकाल सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट। तो भाई हमें पता है कि अगर हमें एवरेज पावर को दूसरी तरीके से लिखना है, और करके लिख दो ना यार, है कि नहीं यार। तो VRMS को आप लिख सकते हो V नॉट बाई अंडर√2 होता था, याद करो, I नॉट बाई अंडर√2 होता था, याद करो, इंटू कॉस ऑफ 5 एज इट इज लिख देंगे, याद करो, √2 हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो बनेगा V नॉट I नॉट बाई 2 कॉस ऑफ 5। अब कंडीशनली आप याद रखो स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला, कुछ जो भी कंडीशन जैसे बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपने नोट करके क्या लिखना है कि जो एवरेज पावर है वो है VRMS IRMS cos 5, या इसी को आप लिखेंगे एवरेज को V नॉट I नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5। और इसमें कौन सी क्या चीज है सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। ये पीक वैल्यू के टर्म्स में, ये RMS वैल्यू के टर्म्स में है बॉस। और एक चीज और कर सकते हो, क्या सर क्या बात कर रहे हो, एक चीज और कर सकते हो, देखो अगर आपने VRMS को हटाना है और IRMS के टर्म्स में लिखना है, वो डिपेंड करेगा सर्किट पे, तो पता है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपने VRMS की वैल्यू लिखनी है, VRMS, तो उसको क्या लिख सकते हो आप I के टर्म्स में, ठीक है, और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। तो I²R होता है ना, तो हम लिख देंगे I² IRMS इंटू Z, ठीक है। या I को हटाना है
तो आई को भी हटा सकते हो आपको तो पता ही है ना, जिस जैसे भी आपको करना है आई को हटा सकते हो तो वीआरएमएस के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस रिलेशन का आप यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो। अगर वीआरएमएस को हटाना है तो ये लिख देना, तो जेड इंपीडेंस है, वो डिपेंड करेगा कौन सा सर्किट है, उसका इंपीडेंस की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। और अगर आई को हटाना है तो यहां से आप निकाल के पुट कर सकते हो। ओके, तो और कैसे कर सकते हैं सर? भाई वो तुम्हारे ऊपर है, अभी आप किस तरीके से आप वैल्यू को देखते हो, किस तरीके से पहचानते हो, क्या क्या चीज पूछी जा रही है और कंडीशन क्या है, मेन तो ये याद रखो बता, बाकी मैं सिखाऊंगा आगे चल के न्यूमेरिकल में। फॉर्मूला क्या है, cos फाई क्या है, दिस इज द पावर फैक्टर। और cos फाई को हम कैसे लिखते थे ये भी आपको पता ही है। cos फाई को हम कैसे लिखते थे, अगर हमें फाई नहीं दे रखा है तो आर निकालेंगे उस सर्किट का और टोटल इंपीडेंस निकालेंगे, ये पावर फैक्टर होता था। समझ गए ना आप, समझ गया ना बॉस, ठीक है। और यहां से अगर cos फाई को आप निकालो तो आपको पता है एवरेज और ये आपकी एपरेंट पावर, तो cos फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर डिवाइड में एपरेंट पावर। देख लो, देखो ये पूरी एपरेंट पावर है, इसको डिवाइड कर दो इससे तो cos फाई तो बचेगा। तो एवरेज पावर डिवाइड बाय एपरेंट पावर का रेशियो ही होता है cos फाई या r बाई जेड, है कि नहीं? टोटली। तो दोस्तों ये थी आपकी पावर का कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस तरीके से यूज करना है। अब नोट करके एक चीज बता देता हूं, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। पहले सारे कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर सारे न्यूमेरिकल सिखाऊंगा आपको, मस्त तरीके से सिखाऊंगा, है ना। उसके बाद हम लास्ट में केवल, है ना, पहले हम देखो पता क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो चीजें हमारे पास वोल्टलेस करंट हम कर लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर हम कर लेते हैं, उसके बाद उनके कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे मस्त। उसके बाद लास्ट में हमने ट्रांसफार्मर को देखना, उसका कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करेंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बॉस। 100% क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, कराऊंगा करेक्ट, मैं टेंशन मत लो, बस आप प्रैक्टिस करते रहना मस्त तरीके से। चले आगे बढ़े, ओके इसको ऑसम तरीके से देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास। न्यूमेरिकल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना मैंने बता दिया, अब किस तरीके से यूज कर सकते हो देखो। अभी अभी आपने लिखा, अच्छा नोट करके लिखना उसको, ठीक है, राइट, नोट करके लिखना बॉस, मजा आएगा बॉस। और यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट और कवर कर लेंगे और बहुत जल्दी ये लेक्चर आपका कंप्लीट होने वाला है, टेंशन मत लो, इसमें ऑसम सारे कंसेप्ट होने वाले हैं विद ऑसम न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अभी अभी आपने क्या लिखा है नोट करके, है ना, पावर निकाली एवरेज, ठीक है सर। एवरेज पावर कितने है, या तो लिखो वीआरएमएस, देखो इतनी बार तो मैं ही लिख रहा हूं उसको, तो आपको तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये लिखो, या मान लो उसमें आईआरएमएस वीआरएमएस नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट लिख लेना ना यार, मैक्सिमम वैल्यूज के टर्म्स में वी नॉट आई नॉट बाई 2। अब कितना आसान हो गया याद रखना, अभी याद हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं है। अच्छा सर ये है, बिल्कुल अगर याद करो आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, फॉर प्योरली, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, अगर एक सर्किट ऐसा है जिसमें आप पावर सप्लाई कर रहे हो जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, तो याद करो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता था और जो करंट होती थी उनके बीच में फेज डिफरेंस होता ही नहीं था। फाई कितना होता था, 0। अगर फाई 0 है तो देखो यहां से एवरेज की वैल्यू निकालो, तो पी एवरेज क्या होगा, देखो cos 0 यानी मैक्सिमम वी नॉट आई नॉट बाई 2 लिखोगे, या वी आर एम एस आई आर एम एस लिखोगे। तो यार ये मैक्सिमम लॉस होता है, ये लॉस है एक तरीके से, पावर डिसिपेट हो रही होगी। मतलब जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, अगर आप एसी सोर्स को रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रहे हो एसी सोर्स के थ्रू, तो उसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो पावर को लॉस करता है, ये डिसिपेटेड पावर होती है, ठीक है। एवरेज पावर के टर्म्स में हम इसको निकालते हैं जो डिसिपेट होती है वहां पे। सो दिस इज लॉस और डिसिपेटेड पावर, ठीक है, डिसिपेटेड पावर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये याद रखना है भाई। और इतनी होती है वैल्यू रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। अगर आप बात करेंगे दोस्तों, कैसे बात करेंगे बॉस, कैसे, देखो ऐसे बॉस, अगर वो बोलता है फॉर प्योर इंडक्टिव यानी जिसमें एलोकेबल और कैपेसिटिव जिसमें सी हो, तो याद करो इंडक्टर के केस में अगर करंट इधर जा रही है तो वीएल ऊपर होता था, और कैपेसिटर के केस में अगर करंट इधर जा रही है तो वीसी नीचे होता था, याद आया। लेकिन दोनों केस में देखो फाई कितना है, पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी फाई कितना है, पाई बाई। ये सब रिजल्ट अब आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यूज होते हैं भाई, ये ध्यान रखना भाई, मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर केवल वो एसी सोर्स इंडक्टर को करंट सप्लाई कर रहा है या कैपेसिटर को करंट सप्लाई कर रहा है, तो दोनों में फाई 90 डिग्री है। अगर फाई 90 है तो cos फाई पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। भाई फाई की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे आप, फाई की जगह पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर 0 होगी तो पावर एवरेज कितनी हो जाएगी, 0। मतलब अगर एसी सोर्स का यूज किया जा रहा है इंडक्टर कॉइल को कैपेसिटर को करंट सप्लाई पावर सप्लाई करने के लिए, तो ये दोनों एलिमेंट कोई पावर लॉस नहीं करते, वहां पावर डिसिपेशन 0 होता है, 0 पावर डिसिपेशन होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए यूज किए जाते हैं इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है इनका, क्योंकि ये पावर लॉस 0 दे रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस पावर लॉस मैक्सिमम दे रहा है, क्योंकि उसका फाई 0 है और इन दोनों के लिए फाई 90 है। तो cos फाई है दैट इज द पावर फैक्टर, वो 0 हो रहा है। तो पावर देखो भाई, cos फैक्टर अगर 0 हो रहा है, सॉरी पावर
पावर फैक्टर अगर जीरो हो रहा है तो चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, ये जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो, तो एवरेज पावर भी जीरो। नो लॉस, ठीक है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख लो, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस नहीं एनर्जी का, पावर एवरेज पावर जो डिसिपेट हो रही है वो जीरो है, जीरो है, जीरो है, समझो बात को। अब यहीं से एक बेहतरीन टर्म निकल के आता है कि जो L और C होते हैं दे आर यूज्ड इन सर्किट, ठीक है, टू कंट्रोल, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सुटेबल होते हैं ये कि करंट को एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए आप L और C का यूज करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है इनको। और इस वजह से चूंकि इनका पावर लॉस जीरो है, बिकॉज पावर एवरेज पावर जो है वो आपकी जीरो है, जो आपकी एल और सी में फ्लो कर रही है, मतलब उसमें एंटर कर रही है, या तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, मतलब ऐसे मानो ना यार, या तो कैपेसिटर होगा या फिर प्योरली कॉइल ही होगी, इसमें जो करंट जा रही है या इसमें जो करंट जा रही है, और इस करंट का जो एल में जा रही है और जो सी में जा रही है, अरे उल्टा लिख दिया, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर, ठीक है, जो कैपेसिटर में जा रही है, जो इंडक्टर कॉइल में ये करंट जा रही है, अगर इसके थ्रू इनमें कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, जो कि मैंने यहां पे लिखा है एवरेज पावर लॉस जीरो है, तो ऐसे करंट को नाम दिया गया है आइडियल करंट, नॉट आइडियल, आइडियल करंट, है ना, यू कैन से दिस इज आइडियल करंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको आप जानते हो किससे, वॉटलेस करंट, यही होती है दोस्तों वॉटलेस करंट। देखो नाम में ही वॉटलेस है, वॉटलेस है, पावर लॉस है ही नहीं, जीरो है, इसलिए वॉटलेस करंट कहते हैं, आइडल करंट कहते हैं। ऐसी करंट जो इंडक्टर कॉइल में जा रही हो या कैपेसिटर में जा रही हो और उसके थ्रू कोई पावर लॉस नहीं हो रहा हो, ऐसी ही करंट को नाम दिया गया था आइडल करंट या वॉटलेस करंट। याद रखियो बॉस, ठीक है। और इस करंट का सिंबल मैं यूज करूंगा आई घपलू, वॉटलेस है ना, आई घपलू, समझ गए। हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वॉटलेस करंट, पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ध्यान से। तो कैसे निकालेंगे, देखो देख लो, हमें बताया भाई आई और वी में तो फेज होता है ना, और हमें बताया भाई सर्किट में जो करंट हम लेते हैं आई आर एम एस की वैल्यू ही लेंगे हम नॉर्मली। तो लेट्स सी ये आपका वी आर एम एस है और ये करंट है जो इसके किसी साथ फेज में है, ये फेज है और ये इसकी आई आर एम एस। तो हमें इस करंट का वो कंपोनेंट लेना है जो वी आर एम एस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो ये कंपोनेंट होगा, देखो आई आर एम एस साइन ऑफ फाइव, क्योंकि इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका, क्योंकि ये करंट आई आर एम एस इसी के साथ एंगल बना रहे, तो उस पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, आई आर एम एस कॉस फाइव आ जाएगा, और ये तो इसकी डायरेक्शन में होगा, तो उनके बीच का एंगल तो जीरो हो जाएगा। जबकि हमें तो वो कंपोनेंट चाहिए, ये वाला, देखो ये इससे अवे, यानी देखो ये कंपोनेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इस वाले एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे है, तो दिस perpendicular component of IRMS current which is perpendicular to VRMS, that is this component is called as Watt-less current, यानी this I W is equal to I RMS into sin of phi. This is your formula. Come on guys, this is your formula, है ना, सपनों में आना चाहिए ये पावर का फॉर्मूला और वॉटलेस करंट का फॉर्मूला सपनों में आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है, क्यों वॉटलेस बोलते हैं, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में, फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। हर कैटेगरी का हर तरीके के क्वेश्चन में पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाऊंगा मस्त तरीके से। अब एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बहुत क्यूट सा, जिससे 100% फिर से चांस होंगे क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में। भाई देखो जाके यार बहुत क्वेश्चन आए हैं इससे, ठीक है, मैंने कराए भी हैं जो PYQs के क्वेश्चन हैं। क्वालिटी फैक्टर, एंड व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, व्हाट इज क्यू फैक्टर, क्यों नाम दिया गया उसको क्वालिटी फैक्टर, क्या है उसका फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन उस पर आ सकते हैं डायरेक्ट। आपको एक अच्छी चीज बताओ, उसमें ना फॉर्मूला उसका एज इट इज पूछा जा सकता है, एज इट इज। न्यूमेरिकल तो गया तेल लेने, है ना, न्यूमेरिकल आएगा तो चलो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट वो फॉर्मूला ही पूछा जाता है, क्योंकि ऑसम है, बहुत कम बच्चे इसको याद करके जाते हैं, दैट्स व्हाई इसलिए फॉर्मूला आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। चलो स्टार्ट करें बॉस, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, टेंशन मत लो, बस 2 मिनट दो मेरे को, ओके। सो हियर वी गो, एंड दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फिर सबसे लास्ट कंसेप्ट करेंगे ट्रांसफार्मर, जिससे आपका नाता बहुत वर्षों का है बॉस, ठीक है, ओके। सो कम ऑन, यहाँ पे देखने वाले हम क्वालिटी फैक्टर की, जिसको हम क्यू फैक्टर के नाम से देते हैं, और ये रेजोनेंस कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं। रेजोनेंस मैं आपको सिखा चुका हूं, RLC सर्किट का रेजोनेंस मैं आपको औसम तरीके से
सिखा चुका हूँ, न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे भी आते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो चलो एक और फैक्टर हम देख लेते हैं, दैट इज द क्यू फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर। ओके, सो अंडररेटेड कांसेप्ट माने जाते हैं बहुत ज्यादा, व्हाट लेस करंट हो गया, ये हो गया, बहुत छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, जैसे यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके ओके ओके, समझिए, यस। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, टाइम बचाने के लिए आपके लिए मैंने लिख दिया कि किस लिए यूज किया जाता है। भाई 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 समझो बात को, देखो भाई समझो बात को, ठीक है। जब हमने आरएलसी सर्किट, पहले थोड़ा सा समझाता हूं, आरएलसी यानी एलसीआर सर्किट की मैं बात करती रेजोनेंस की, और मैंने ग्राफ बनाया था फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, जब हम करंट देख रहे थे तो वो ग्राफ कुछ ऐसे जाता था, ऐसे, और जहां पे वो पीक वैल्यू शो कर रहा है ये वाली, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती थी कि नहीं। तो ये जो ग्राफ है ना, इसकी शार्पनेस को दर्शाता है, ये शार्पनेस मतलब ये कितना शार्प होगा ये ग्राफ। भाई देखो बेटे, डिफाइन टू दिस इज डिफाइंड यूज्ड टू डिफाइन द शार्पनेस ऑफ द कर्व, रेजोनेंस कर्व एक्चुअली, है ना। उसकी शार्पनेस कितनी है, कितनी ज्यादा शार्प है वो, है ना। तो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से है, देखो शार्पनेस को डिनोट करता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता था, शार्पनेस को डिपेंड करता है। तो उसकी शार्पनेस कितनी है ना, उसकी पीक जो मैक्सिमम करंट होती थी, याद करो, है ना, रेजोनेंस कर्व में जो मैक्सिमम करंट होती थी कब होती थी, जब XL इक्वल टू XC होता था या VL इक्वल टू VC होता था। तो जो टोटल इंपीडेंस था वो ZR के इक्वल होता था। तो जो उसकी मैक्सिमम करंट आती थी वो आती थी V0 बाई Z, यानी ये मैक्सिमम करंट होती थी रेजोनेंस पे। याद आया कुछ? यस, सब कुछ याद होना चाहिए यार। देखो अब ये मैं मान के चल रहा हूँ, नाराज मत करना, है कि नहीं। ओके, तो ये शार्पनेस, ये कर्व कितना ज्यादा शार्प होता है वो तो आपको पता ही है। तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्यू फैक्टर का यूज करते हैं। बेसिकली इसको निकालते कैसे है, सबसे पहले इसकी वैल्यू देख लो प्रैक्टिकली। यूजुअली इसकी जो वैल्यू होती है Q यानी Q फैक्टर की, वो 10 से 100 के बीच में होती है, 10 से 100 के बीच में, बट ये 200 तक भी जा सकती है इसकी वैल्यू, 200 तक भी जा सकती है, लेकिन यूजुअली 10 और 100 के बीच में नॉर्मली हम ये लेते हैं, बट जा सकते हैं 200 तक भी। ये याद रखना, मैंने जस्ट बता दिया, कभी कभी पूछ लेता है यार, उसका कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी डायमेंशन बताओ। भाई इसकी डायमेंशन बताओ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यू फैक्टर, डायमेंशन बताओ, कुछ नहीं करना, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। और अगर ये डायमेंशनल लेस है तो M0 L0 T0 होगी इसकी डायमेंशन, किसकी सर? क्यू फैक्टर की, समझ गया ना। तो फिर डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली, देखो भाई क्यू फैक्टर, ठीक है, क्यू आप लिख दो चलेगा। क्यू फैक्टर होता है पोटेंशियल जो अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल होता है या फिर अक्रॉस द कैपेसिटर होता है, या VL लिखो और या VC लिखो, और डिवाइड में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है रेजोनेंस पे। और अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होता है आपको पता है, I है ना, IRMS इंटू जेड, R सॉरी, क्योंकि Z आपका R के इक्वल हो जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखोगे आप, मतलब मेरा कहने का, या तो आप क्यू फैक्टर को लिखो VL बाई V जो अप्लाइड है आपके पास, ठीक है, या लिखो VC बाई V, ठीक है, कोई एक यूज कर सकते हो आप, ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लो। अगर किसी ने लिया VL तो हमें पता है VL होता है IXL, और I कौन सी लेंगे, IRMS। XL इसको क्या लिखेंगे, IRMS इंटू R, ये हो गया कैंसिल। तो क्यू फैक्टर कितना आ गया, XL अपॉन R, याद करो, या इसी को लिख सकते हो XC अपॉन R, इस तरीके से। वो डिपेंड करेगा भाई, ठीक है, कि कंडीशन क्या दे रखी है। अब XL की वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। तो क्यू फैक्टर आपका आ जाएगा, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L बाई R, ऐसे लिख सकते हो, या क्यू फैक्टर को लिख सकते हो आप, ये होता है 1 बाई ओमेगा C इंटू R, ऐसे भी लिख सकते हो। इट डिपेंड्स सिचुएशन क्या है, क्या वैल्यू दे रखी है, क्या उसने इंडक्टर कॉइल के रिस्पेक्ट में दिया है या कैपेसिटर कॉइल के रिस्पेक्ट में दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इस बात का ख्याल रखना प्लीज, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आप चेंज, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओमेगा नॉट होता है 1 बाई अंडर रूट ऑफ LC, या F नॉट अगर निकालना है आपने 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 1 बाई LC, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती थी। इसके क्वेश्चंस भी आप करेंगे मस्त तरीके से जाके। तो ये है आपका क्यू फैक्टर, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये क्यू फैक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू फैक्टर, ओके ओके ओके, दिस इज क्यू, दिस इज फैक्टर। अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आएगा 1 बाई अंडर रूट LC इंटू पहले से है L बाई R। तो अगर मैं इसको लिखूं, R बाहर रखूं, इसको पूरे में रूट में लेके जाऊं, तो क्यू फैक्टर आपका जाएगा 1 बाई R अंडर रूट में, जब ये इस पे भी रूट आएगा, L स्क्वायर हो जाएगा ना, एक L कैंसिल, तो L बाई C हो जाएगा। तो यार ये पूछा जाता है ये एक्सप्रेशन कि बताओ इसमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्यू फैक्टर। तो 1 बाई R अंडर रूट ऑफ L बाई C ऐसे भी लिख सकते हो।
ठीक है भाई, तो ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये है इसका बेसिकली शार्पनेस का मीनिंग ये होता है कि मैक्सिमम करंट जो होती है ना, ये जो कर्व है यहाँ मैक्सिमम करंट शो कर रहा है, शार्पनेस है इसकी, मोर शार्पनेस है इसकी, फिर इसकी कम है, इसकी सबसे कम है। देखो सबसे ज्यादा शार्पनेस ऊपर वाले कर्व की, फिर इसकी। अब ये किससे डिसाइड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये डिसाइड होता है, मान लिया ये रेजिस्टेंस R1 पे बनाया गया, ये कर्व रेजिस्टेंस R2 पे बनाया गया, ये कर्व रेजिस्टेंस R3 पे बनाया गया। याद रखना R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो शार्पनेस कर्व की कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा शार्पनेस बढ़ती रहेगी, देख सकते हो आप, ठीक है। तो वो बोलता है शार्पनेस का मीनिंग क्या है। शार्पनेस का मतलब जब भी करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से रैपिडली, बहुत तेज गिरती है, डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी के चेंज करने पे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के चेंज करने पे जब करंट मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करते हुए नीचे आती है और बहुत तेजी से आती है जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, तो उस प्रोसेस को शार्पनेस ऑफ द कर्व का नाम दिया गया, उस प्रोसेस को, ठीक है। इस तरीके से आप समझ जाएंगे। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होती है, इसको आप समझ जाएंगे। दैट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से बहुत तेजी से डिक्रीज करे विद द चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते हो। सिंपल है। तो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये करंट है और भाई ये फ्रीक्वेंसी है और भाई एक कर्व यहाँ पे ऐसा बना है और भाई एक कर्व ऐसे बना है, तो बताओ किस कर्व की शार्पनेस ज्यादा होगा, तो दिख रहा है इसकी ज्यादा है, ये 1 है ये 2। अगर आपसे पूछे किस कर्व की शार्पनेस ज्यादा है तो बता देंगे आप तुरंत ही, लेकिन किस कर्व का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किस कर्व में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसमें R2 इज ग्रेटर देन R1। मैंने बोला ना जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी शार्पनेस कम होगी, वो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, शार्पनेस ये पीक पॉइंट बनता चला जाता है, और भी होगा तो ऐसे पॉइंट बनते चल जाएंगे, ऐसे पॉइंट बनते चल जाएंगे। ओके गाइस, तो आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या बताया है, किस तरीके से बताया है। और वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, लास्ट में एक पॉइंट लिखाऊंगा, उसको याद रखना, क्योंकि जेईई मेंस में उस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, न्यूमेरिकल आ चुका है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ चुका है, असर्शन रीजन क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आपको भी बताना चाहिए, नोट करके हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं मस्त तरीके से, नोट करके बता देता हूँ, लिख लेना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से याद रखना है, कौन सी वैल्यू क्या है, सब कुछ आपके दिमाग में आ गया, राइट बॉस। न्यूमेरिकल करें, मजा आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ऐसे फिर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन सारे कंसेप्ट पे डिपेंडेंट यार, जितने सारे कंसेप्ट आपको बढ़िया तरीके से आ जाएंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आएंगे, किस तरीके से डील करके आना, ये भी सीख लेंगे बॉस। तो मस्त तरीके से जल्दी से रिवाइज कर लो, जितना भी हमने पढ़ा है सारे फॉर्मूले एक बार देख लो, जिससे कि आपको मजा आने लगे कि क्वेश्चंस को इजीली आप क्रैक कर पा रहे हो, मजा आ रहा है आपको, जो आपका डर था वो एकदम दूर हो चुका है, ये तो मेरा वादा है। कंसेप्ट के थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं बहुत इजीली, ये सारा वादा था मेरा कि मैं आपको सिखा के रहूंगा औसम तरीके से, ठीक है। तो आपका डर से लेके सब कुछ दूर हो जाएगा आपसे, ठीक है। जो आपको डराती रहती है ना चीजें कि मेरे से होगा नहीं, क्वेश्चन पता नहीं कैसे टीवी का लाएंगे और मेरे से होंगे नहीं, मैं फंस जाऊंगा, कंसेप्ट मेरे से अच्छे नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ आप मस्त तरीके से सीखेंगे, ठीक है। सो हियर वी गो, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी कैटेगरी में यहाँ पे लूंगा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की कैटेगरी ही लूंगा, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक बात बता दूं आपको, बेहतरीन है ना, नोट कर लेना भाई इसको, है ना। हो सकता है इस पे डिपेंडेंट एक कंसेप्चुअल डायरेक्ट बेहतरीन क्वेश्चन बन जाए। जो आपका क्वालिटी फैक्टर था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ओवर फ्रीक्वेंसी का चेंज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्वालिटी फैक्टर को, Q को। ये जो है फ्रीक्वेंसी का चेंज ω1 माइनस ω2, इसको दोस्तों बोलते हैं बैंड विड्थ, ठीक है, ये बोलते हैं बैंड विड्थ। और जो बैंड विड्थ है ना, बेसिकली जब ये इंक्रीज करती है, जो शार्पनेस होती है, शार्पनेस जो होती है ना कर्व की, रेजोनेंस कर्व की, वो कम होती है। मतलब अगर बैंडविड्थ आपकी कम होगी तो शार्पनेस बढ़ेगी, इनवर्सली टाइप का रिलेशन आप मान के चल सकते हैं। आप देख सकते हो जो Q फैक्टर होता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1/√LC होती है, और ये बैंडविड्थ है। अगर आपको कर्व दे रखा है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का कर्व दे रखा है, तो इस तरीके से बनाते थे ना आप, तो ये तो होगी इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो दो फ्रीक्वेंसी जो आप चेंज करते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से ही रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस चेंज होती है। तो लेट्स सी पहली फ्रीक्वेंसी आपने ये ले ली f1 और दूसरी ये ले ली f2, या ω1 ω2 लिख दो, ठीक है, ω1 और इसको लिख दो आप ω2 अगर एंगुलर में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी बैंडविड्थ है, ये जो वेरिएशन है ω1 से ω2, उसकी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको बैंडविड्थ कहते हैं, डेल्टा ओमेगा। दिस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। बस ऐसे याद रखना कि भाई ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बस ऐसे याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो बैंडविड्थ है उसके थ्रू आप शार्पनेस ऑफ जो कर्व की शार्पनेस है इसकी, ये कर्व की, इसको डिफाइन किया जा सकता है। कम बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा अगर शार्पनेस को बढ़ाना है, ये ऑब्वियस भी है। देखो अगर मैंने कर्व ऐसा बना दिया, मान लिया कर्व मैंने ऐसे बनाया, ऐसे
तो देखो यार शार्पनेस बढ़ रही है और ये देखो ये जो बैंडविड्थ है ये कम हो रही है, ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है। तो अगर बैंडविड्थ को आप कम कर रहे हो तो शार्पनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। बी को कम करो, एस बढ़ेगा। समझ गए ना लॉजिक? तो ऐसे याद रखना। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो चलो चलो, मजा आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वो बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स हैविंग ए टोटल पावर रेटिंग ऑफ दिस 1000 वॉट, है ना। एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी पावर रेटिंग दे रखी है 1000 वॉट, मतलब पावर दे दी उसकी, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, पावर दे दी है 1000 वॉट, ठीक है सर, बढ़िया है सर। इज सप्लाइड बाई एन एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज दे दिया ई दे दिया, दैट इज 200 साइन ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है, 310t प्लस 60 डिग्री, ऐसे दे दिया सर। अब आपसे पूछ रहे थे आरएमएस वैल्यू ऑफ द सर्किट करंट। अरे यार क्या बात कर रहा है, पावर दे दी है, वोल्टेज दे दिया है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट पूछ रहा है। उस सर्किट में जो आरएमएस वैल्यू होगी करंट की वो बता दो। अरे क्या बात कर रहे हो यार, जब पावर गिवन हो ना और आरएमएस करंट पूछे तो आपको पता है एवरेज पावर का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो एवरेज पावर क्या होती थी, देखो VRMS IRMS इंटू cos फाई, सब कुछ गिवन है, सब कुछ। देखो ये कैसे, ये पावर कितनी है 1000, VRMS कहां से निकालोगे, देखो E, यही तो है वोल्टेज भाई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 200 है, तो मैक्सिमम वैल्यू है इसके 200, तो हमें तो VRMS चाहिए। तो VRMS क्या होता है, V नोट बाई √2, यानी 200 बाई √2। चलो भाई पुट करो 200 बाई √2। IRMS तो निकालना है, cos फाई है फेज एंगल। देखो ये जो भी करंट होगी यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें 310 है ना, 310t यानी ओमेगा t प्लस 60 डिग्री इज द फेज एंगल फाई, दिस इज द फाई, तो दिस इज cos 60। तो देखो भाई ये 0 से 0 कैंसिल, ये √2 इधर लेके आओ, ये 2 से 10 कैंसिल, तो 5 √2 इधर हो जाएगा, यहाँ बचेगा IRMS और यहाँ cos 60 होता है 1/2, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो IRMS आपके पास आ गया 10 √2 एम्पियर। चेक करे बॉस, ऑप्शन चेक करे, टेंशन नहीं लेने का, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन लिटिल बिट कैलकुलेशन है, ये याद करना। अरे मजा आएगा, टेंशन मत लो, हर कैटेगरी क्वेश्चन कराऊंगा जैसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाता है, मस्त 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 तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, तो क्वेश्चन को आपने औसम तरीके से देख लिया, कंसेप्ट के साथ मजा आ गया। आप देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई दिमाग लिटिल बिट लगाना पड़ेगा क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपको आना चाहिए। अब कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके करने का तरीका क्या है ये भी समझना है, कंसेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है ये भी समझना है, कैलकुलेशन कैसे इजी बना रहे हो ये भी समझना है, हर चीज समझनी है। आप तो ऑब्जर्वर बनो, बेस्ट ऑब्जर्वर ही बेस्ट लर्नर होता है बॉस, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो कम ऑन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन LR सर्किट, LR सर्किट की बात कर रहा है, तो हमारा क्या जा रहा है, कोई भी सर्किट हो पावर तो निकालनी है कि नहीं। तो इन LR सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस R ऑफ द सर्किट। अच्छा स्मार्ट बन रहा है। इन LR सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। EMF दे रखा है E नॉट cos ओमेगा t, EMF दे रखा है E नॉट cos ऑफ ओमेगा t, ठीक है, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम इसको V मान लेना तो ये है तो वोल्टेज ही, E से डिनोट कर दिया उसने, ठीक है। अप्लाई टू द सर्किट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, तो इस सर्किट में जो पावर कंज्यूम की जा रही है उसकी वैल्यू बता दो। तो कैसे करेंगे, देखो एक तो ये गिवन है, दूसरा क्या गिवन है कि LR सर्किट है भाई, देखो ऐसे समझो, ऐसे LR सर्किट है भाई और यहाँ पे AC सोर्स अप्लाई किया गया भाई, और ये E की वैल्यू दे रखी है भाई E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, V की जगह E दिया है, टेंशन मत लो। हिचकियां आ रही है मेरे को, हिचकियां है। तो ये L है, ये R है, और इसका जो रिएक्टेंस होता है वो XL होता था, इसका रेजिस्टेंस तो R ही है। तो उसने बोला, क्वेश्चन में बोला कि XL इक्वल टू R है, मतलब जो इसका रिएक्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है इंडक्टर कॉइल का, वो रेजिस्टेंस के इक्वल है। ये दे रखा है, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मजा आएगा। और हमें पता है LR सर्किट में टोटल इंपीडेंस क्या होता था, √XL² प्लस R² होता था, बिल्कुल होता था सर। तो Z क्यों निकाल रहे सर हम, अभी पता चलेगा ना, अभी देखते जा रहा। ऑप्शन देखो उसके बहुत बेहतरीन से ऑप्शन डिजाइन किए गए हैं क्वेश्चन में। तो एक्सल की जगह R लिख सकते हो आप, तो R प्लस R तो आएगा √2R, है कि नहीं। देखो Z की वैल्यू R के टर्म्स में लिख दी मैंने, √2R। अब देख लेते हैं पूछ क्या रहा है, पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, या पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो भाई पावर पूछ रहा है कंज्यूम्ड इन द सर्किट, हमें तो पता है एवरेज पावर निकालनी होती है, एवरेज पावर होती है VRMS IRMS इंटू cos ऑफ फाई। और चूंकि इसमें फेज एंगल नहीं दे रखा है इस बार, देखो E नॉट cos ओमेगा t, अबे फेज एंगल दिया ही नहीं। तो जब फेज एंगल ना गिवन हो तो cos को कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर निकालते थे, याद करो पावर फैक्टर निकालते थे R/Z, और R/Z। अच्छा आंसर किसके टर्म्स में कर रहा है, R के, तो Z की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो Z की वैल्यू पुट करेंगे। Z क्या है इसका, √2R, तो √2R, R से R कैंसिल, तो cos फाई आपके पास आ गया 1/√2। देख लो बॉस, ठीक है।
पुट कर देंगे। अब किसके टर्म्स में आंसर है? आंसर है ई नॉट के टर्म्स में, यानी वोल्टेज के टर्म्स में और रेजिस्टेंस। तो करंट हटानी पड़ेगी, ये करंट हटा देंगे। हमारा क्या जा रहा है? तो एवरेज देखो भाई, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? वी आर एम एस कैसे निकालते हैं भाई? इसका पीक वोल्टेज कितना है? ये रहा। तो ई आर एम एस लिख लो ना इसको, या वी आर एम एस लिख लो, एक ही बात है। तो आप लिखोगे ई नॉट बाई रूट टू। नो दिस यस रूट टू। तो यहाँ पे लिख दो ई नॉट बाई रूट टू। और आई आर एम एस को कैसे लिखते हैं भाई? मैंने बताया था भाई। तो आप कैसे लिखेंगे भाई? देखो भाई, ओके भाई तो वी आर एम एस इक्वल टू आई, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस। और इसका जेड कितना है? जेड ये रहा भाई, जेड लेना है, रेजिस्टेंस आर नहीं, पूरे सर्किट का लेना है। तो यहाँ से आई आर एम एस को आप क्या लिख सकते हो? वी आर एम एस और बाई जेड। चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे वी आर एम एस और बाई जेड, और इससे आ गया रूट टू। अच्छा, और वी आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, ये तो हमने दिखा दिया, ई नॉट बाई रूट टू। तो आ गया ई नॉट बाई रूट टू इंटू, उसकी जगह पे लिख दो ई नॉट बाई रूट टू इंटू टू, 1 बाई रूट टू। अरे भाई बहुत सारे रूट टू हो गए भाई। अरे भाई चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो जल्दी देख लेते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो सारी वैल्यू देख लो, ये ई नॉट और ये रूट टू। अच्छा ये टू नहीं है, जेड है, जेड बॉस, दिस इज जेड। बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो अब इसको लिख सकते हो आप ई नॉट का स्क्वायर बाय ये रूट टू तो टू हो जाएगा, रूट टू यहाँ पे भी है तो टू रूट टू लिख लो ना। और ये है जेड, और जेड की वैल्यू आपने निकाल रखी है रूट टू आर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ई नॉट का स्क्वायर बाय टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू आर। तो ये रूट टू फिर से टू हो गया। तो आप देख सकते हो ई नॉट का स्क्वायर बाय ये रूट टू 4 यानी 4r। ये लो भाई, ये ले लो। देखो तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी 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 क्विकली। कहीं भी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कुछ डेटा गलत लिखा जा सकता है भाई, इसको करेक्ट कर लेना। ये मत देखना कि सर ने गड़बड़ लिख दिया है, हो जाता है, लिख लेना, उसको करेक्ट कर लिया करो, ठीक है। हो जाता है फॉर्मूले में कुछ और लिख दिया, पावर लिख दिया मैंने जल्दी में, गड़बड़ हो जाता है भाई, है समटाइम, देख लेना भाई, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से है, क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, एक और दो क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। दो क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, और भी फंडी क्लियर हो गया कि नहीं। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। एक नंबर क्वेश्चन है भाई, एक नंबर क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ओके सो कम ऑन। उसने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस ई एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू एसी सर्किट इज गिवन बाय ई इक्वल टू 5 cos of omega t minus pi by 6। 5 cos of omega t minus pi by 6 ये दे रखा है ई की वैल्यू। और करंट कितनी दे रखी है भाई? एक ऐसी सोर्स है, उसमें इतना वोल्टेज अप्लाई किया, इतनी करंट सप्लाई करा, 10 sin ओमेगा टी। तो 10 sin ऑफ ओमेगा टी इतनी एम्पियर करंट है, इतना वोल्ट आपका वोल्टेज दे रखा है उसने, जो एसी अप्लाई कर रखी है, एसी करंट मिली, ठीक है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो पता क्या पूछ रहा है बॉस? उसने बोला फाइंड द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। वाह वाह भाई वाह, एवरेज पावर पूछ रहा है, एवरेज पावर, ठीक है, कितनी, या तो ऐसे लिखो, मैंने आपको बताया, या ऐसे लिखो डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो आपको सबको पता है, आप सबको पता है एवरेज पावर का फॉर्मूला। कैसे देखो, इनकी ना पीक वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसी के टर्म्स में लिख लो। ये रहा वी नॉट या ई नॉट लिख लो, ये रहा आई नॉट। तो हम लिखेंगे वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5। हमें ना बस फेज डिफरेंस चाहिए, मजा आएगा, ये भी पता है, ये भी पता है, आंसर हो जाएगा। हमें 5 चाहिए फेज डिफरेंस। अब इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ट्विस्ट आपको क्लियर हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन लिया, वो फंडा आपको क्लियर होगा, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आसानी लेकिन फंसाने वाला है। कैसे? देखो यहां पे जो वोल्टेज दे रखा है वो है 5 cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। अच्छी बात है। आप बोलोगे सर है तो है, हाँ बोलोगे सर है तो है, पाई बाई 6 ये साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे पाई बाई 6 इसका फेज डिफरेंस है। नहीं बावले, सुनो बात को, कैसे सुनो, ये साइन का फंक्शन, ये कॉस का फंक्शन, दोनों फंक्शन अलग अलग है, इनमें तो एडिशनल फेज डिफरेंस ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है। फंक्शन मस्ट बी सेम, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। साइन कॉस नहीं होना चाहिए, साइन को कॉस में बदलो। देखो अगर ई है 5 cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, तो इसको भी बदलो, इसको कॉस में बदल दो। तो आई को आपको लिखना पड़ेगा आई नॉट मतलब 10 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि जब आप माइनस साइन बाहर लोगे ना, तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी होगा, 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, होता है कि नहीं बॉस? तो साइन को हमने, देखो ये कॉस था, जैसे मैंने आपको बताया, साइन को भी कॉस में बदल दिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि फेज डिफरेंस निकाले कैसे। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो, जब हमने करंट को साइन से कॉस में बदला, क्योंकि ये कॉस में था, तो ये आ रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज वाला इक्वेशन है उसमें है पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री। तो ये 90 ज्यादा है, 30 कम है,
समझ गए? तो यहां पे कहीं ना कहीं जब आप फेज डिफरेंस निकालोगे यानी फाई की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू ज्यादा है, करंट के पास जो फेज एंगल है ये ज्यादा है, इसको फाई 1 मान लो, और इसके एंगल ये कम है, इसको फाई 2 मान लो। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फाई 1 माइनस फाई 2, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है? ये बात ध्यान रखना है क्योंकि ये 90 डिग्री के साथ है, ये 30 डिग्री के साथ है, कम है, ये ज्यादा है, ये इससे ज्यादा एंगल के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो यहां से इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि इससे इससे, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए तो दिस इज पाई बाय 2 माइनस, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब कैसे करेंगे भाई? पाई बाय 6, ठीक है, ये आ गया आपका, दिस इज पाई बाय 6, ठीक है? और एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है आपने, ठीक है? तो ये है पाई बाय 2 इसका फेज डिफरेंस, एंड दिस इज योर पाई बाय 6 इसका फेज डिफरेंस। दोनों का हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो फाई इज इक्वल टू कितना सर? तो एलसीएम ले लो ना, तो यहाँ 3 पाई आएगा और यहाँ पे पाई आएगा, पक्का 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 ना, पक्का ना? तो यस, तो 2 पाई बाय 6, तो याद आएगा पाई बाय 3। तो फाई की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन था नहीं, बस एक पॉइंट की वजह से मैं आपको उसको करा रहा हूँ, पाई बाय 3 और कॉस पाई बाय 3 का मतलब पाई बाय 3 60 यानी 1/2। तो ये आ गया 5 इंटू 10/2 इंटू 1/2 तो ये आ गया 25/2 यानी इसको लिख सकते हो आप 12.5 वॉट। बाकी आप आंसर देखें अपना, बाकी आप आंसर, बस ये चीज समझाने के लिए मैंने बताया, अदरवाइज तो फॉर्मूला ये है कि जब ऐसी सिचुएशन हो हाउ टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, आज का एक लास्ट क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन है, बढ़िया से करना, मस्त तरीके से करना और अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना मस्त 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 तरीके से। ओके ओके भाई, एक नंबर क्वेश्चन है, ये भी मजा आएगा, दिमाग के तार बोलेंगे, आपको सोचने में मजबूर करेगा। वैसे तो सीधा सा है लेकिन फिर भी मजा आएगा, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन आपके सामने, सब कुछ डेटा आपके सामने। उसने बोला फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट एज शोन इन द फिगर। मैंने कहा ठीक है भाई, द हीट जनरेटेड इन 80 सेकंड, मतलब जब एसी सोर्स आपने अप्लाई कर दिया इतनी वोल्टेज के साथ 25 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 2, या तो यहां से जो करंट जाएगी और इस पूरे एलिमेंट में सीरीज में है सबके सब इसमें करंट जाएगी, तो बोल रहा है कि t इक्वल टू 80 सेकंड में कितनी हीट जनरेट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट डेवलप होगी, वो निकालनी है। और जब भी ना हीट पूछे हीट, तो याद करो I² RT यूज करते थे आप डीसी में, तो बस करंट ले लेना IRMS, इतना ख्याल रखना, बस करंट की वैल्यू लेनी है IRMS, ठीक है? RT टी दे रखा है, रेजिस्टेंस दे ही रखा है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा वो भी आपको पता ही है, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है? अब करेंगे क्या सर? तो भाई हमें पता है क्या करना पड़ेगा, IRMS निकालना है। और IRMS कैसे निकालेंगे भाई? करंट तो सर दे ही नहीं रखी, तो भाई बहुत बढ़िया सा तरीका IRMS निकालने का। देखो हमें पता है भाई IRMS को हम लिख सकते हैं VRMS बाई Z, ठीक है सर? तो IRMS निकालने के लिए VRMS चाहिए, और VRMS यहां से निकलेगा 25/√2, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू है ना, तो पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, और Z, ये Z निकालना पड़ेगा। और Z तो आप सबको पता है महाराज, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, सबको पता है। तो Z आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी 4, XL की वैल्यू कितनी भाई 7 माइनस 4 दैट इज स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट व्हाट इज दैट, 4 का स्क्वायर प्लस दिस इज 3 का स्क्वायर, उत्तरी। ये तो बड़ा शानदार सा डेटा आ गया है। 16 और 9 दैट इज 25, कम ऑन गाइस, 25 दैट इज 5, इतना ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो IRMS कितना 25/√2 इंटू 5, ये कैंसिल 5, तो IRMS कितना 5/√2, ला कर लो बात। अब एक चीज याद रखना, हीट किस में प्रोड्यूस होगी? केवल इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस में, समझो बात को, रेजिस्टेंस ही लेना है, केवल पूरा Z नहीं लेना है। तो पुट अप कर दो, आई है 5/√2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू टाइम 80, सॉल्व कर लेना, मेरे को आंसर बताना, ऑप्शन आपके सामने है, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है बॉस? अब क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है? वॉटलेस करंट, उत्तरी वॉटलेस करंट, ला वॉटलेस करंट क्या होती थी? देखो आई घपलू IRMS साइन ऑफ 5, बस आपको फेज एंगल निकालने का बॉस, फेज एंगल निकालने का बॉस। तो IRMS तो आपने निकाल दी है, कितनी 5/√2, साइन 5 कैसे निकालूं सर? यही तो मुद्दे की बात है सर। तो देखो बहुत आसान तरीका बताता हूं, याद करो उसमें रेजिस्टेंस सब कुछ दे रखा है, और ये LCR सर्किट भी है, तो इसका फेज एंगल निकालो ना tan phi से, कैसे होता था? XL माइनस XC/R, आया याद कुछ? यस आ गया सर, आ गया। XL कितना 7, ये कितना है? जल्दी जल्दी बोलो, 4, ये कितना है? R 4, तो बचा 3/4, उत्तरी। जब 10 की वैल्यू 3/4 होती है तो याद रखो साइन फाई हमेशा 3/5 होगा, ठीक है? जब 10 की वैल्यू 3/4 हो रेशियो में, तो साइन की वैल्यू 3/5 होती है, समझ गए ना? समझ गए। और अगर कॉस की निकालनी हो सर, तो कॉस की 4/5 होती है, ये याद रखना सारा डेटा,
सारा डेटा याद रखना ही, ठीक है। ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, मजा नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू, ठीक है। तो बस पटक दो। तो दिस इज 3/5 से 5 कैंसिल, दिस इज 3/√2, इतनी एम्पियर। बाकी आप समझदार हैं, यू नो वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है, नहीं 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 भाई लोग। तो ये आ गया आपकी वॉटलेस करंट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया एम्पलीट्यूड, भाई इस पे ध्यान देना, मैं भी भूल गया था। एम्पलीट्यूड ऑफ वॉटलेस, राइट वॉटलेस करंट। तो जब भी एम्पलीट्यूड पूछे ना तो कोई टेंशन नहीं है यार। देखो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप आई नोट लेंगे बस, बाकी साइन फाई एज इट इज रहेगा। भाई उसकी मैक्सिमम करंट लेंगे ना, और जब मैक्सिमम करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3/√2 आ रहा है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देना बस, तो 3 एम्पियर बचेगा, बस इतना ध्यान रखिए। या तो आप निकाल के सॉल्व कर लेना। भाई इस तरीके मैंने आपको बता दिया भाई किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपने सॉल्व करना है, हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को, किसी भी टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आएगा दैट नाउ यू कैन सॉल्व अमेजिंगली, यू नो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके, तो देखो तरीके हमने सारे सीख लिए, कंसेप्ट हमने सारे सीख लिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कैसे है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट एंड जेईई, राइट गाइस। ओके, सो उम्मीद करता हूं आप प्रैक्टिस करेंगे, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, उसको सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमारा कब बढ़ता है, जब हम लॉट ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, रिविजन करते हैं, उसको बार बार अपनी आंखों के सामने से उसको लेके जाते हैं, है कि नहीं, तो शर्मा जाएगा क्वेश्चन भी और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे मस्त तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में। ये कंप्लीट हो चुका है ट्रांसफॉर्मर, थोड़ा सा प्यारा सा एक छोटी सी पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा करो मस्त तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो, जितने भी करने हैं, कुछ तो मैंने करा रखे हैं आपको, सब कुछ एंजॉय करो, ठीक है। एक दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक वाइज अब आपको मैं वीडियोस दूंगा ना कि पूरी की पूरी, ठीक है, टॉपिक वाइज जो मेरे को लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो वही हम बात करें क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, ठीक है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना, प्रैक्टिस करते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट।